अंजा साकिब साहिबा, यहाँ पे बुनियादी तौर पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि बातचीत अगर की जाए तो किन बुनियादों पे की जाए। बातचीत से अगर मसाइल हल होना होते तो दुनिया में कभी जंगें ना होती। बातचीत वाहिद रास्ता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन लोगों को देखें, जिस तरह आज DGISPR ने भी कहा कि कौन कह रहा है कि बातचीत की जानी चाहिए, पहले उन लोगों को देखें। हमने बारहा मौक़ों के ऊपर बातचीत का फैसला किया, बातचीत बाकायदा की भी, लेकिन हासिल उसूल उसका कुछ नहीं मिला, तो हमारे पास फिर ऑप्शन बचता क्या था? जी एब्सोल्युटली। देखिए, जो आज का DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्लियर मैसेज लेकर आया है कि पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव को सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन से निकाल कर एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ लेके जा रहा है। ये सिर्फ एक मीडिया इंटरेक्शन नहीं थी, बल्कि स्टेट का इंटेंट एक फॉर्मल आर्टिकुलेशन था। क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह आपने कहा कि जी अब बातचीत से बातें नहीं बनती, तो वो जो सियासी जमातें हैं, दीगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अभी बार बार इस बात की खिलाफ वर्जी इस चीज की इस तरह से करते हैं कि जी इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है और हमें टेबल टॉक करनी चाहिए। जी टेबल टॉक किन के साथ करें? एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों के साथ करें जिन्होंने बार बार अपनी रियासत को अटैक किया, या उन लोगों के साथ करें जो निहत्थे औरतों और बच्चों को कत्ल करते हैं, या उन लोगों के साथ किया जाए जो इन टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करते हैं या उनके साथ बात करना चाहते हैं। देखिए, ना हमारा मजहब इस चीज की इजाजत देता है। जुल्म और जबर सहना ये कहीं भी नहीं लिखा। दूसरी बात ये कि देखें, मैं यही एक रिलीजियस एग्जांपल कोट करूंगी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला की तरफ से जब रेजिस्टेंस आई, तो रेजिस्टेंस इसी फॉर्म में होती है कि जंग शुरू करना नहीं होता, लेकिन आपने अपना एक खिलाफ वर्जी करनी होती है कि वहां भी यजीद के खिलाफ, तो वक्त के यजीद के खिलाफ हमने जितने ये खारजी हैं, ये एक तरह से सिंबॉलिकली इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। आप मासूम बच्चों की जानें लेना, आप ये बात करते हैं कि हमने टेबल टॉक करना चाहिए और नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उन जानों का कौन नुकसान का कौन जवाब देगा, जो कि हमारे मुल्क में टाइम एंड टाइम अगेन पिछले कई सालों से हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे देखें, हम अपने शहीदों की लाशें उठा उठा के, क्या अभी तक सुकून नहीं आया? आई थिंक उन लोगों को जो इस चीज को जी ये कह रहे हैं ना कि डी टेबल टॉक करें, आई थिंक उनको तभी ये चीज हिट करेगी कि जब बेबी इर्तिजा की तरह, मैं हम भूले नहीं है उनके, अल्लाह ना करे अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे, लेकिन अगर उस तरह का कोई जनाजा खुदा ना खास्ता आपके घरों से निकलता है, क्या आप तब इस चीज पे राजी होंगे कि टेबल टॉक करना मुनासिब नहीं रहा? एट द एंड ऑफ द डे देखें, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी जो है ना, वो बहुत जरूरी थी एक इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए। DGISPR ने जिक्र किया था हाइब्रिड वॉरफेयर का और इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन के खतरे को हाईलाइट करके ये बताया है कि अब पाकिस्तान देखें, सिर्फ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान में सिर्फ अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, और इकोनॉमिक कोर्जन को भी कोर सिक्योरिटी कंसर्न्स के तौर पर ट्रीट कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे अब आप ये देखें, ये कहाँ की ये भी एक तरह का एक हमला है हमारी रियासत पे, कि जब अफगानिस्तान का एक्स पुलिस चीफ ये लिख रहा है कि उसका यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रेगुलरली राब्ता है, फिर मंजूर पश्तीन का भी कहीं ना कहीं जिक्र आता है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें हमें इंटरनली देखनी पड़ेगी। ये एक मैच्योर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, जहां राइफल और नैरेटिव दोनों को पैरेलल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे देखें, हमने, पाकिस्तान हैज बीन द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ द वॉर ऑन टेरर। हम अपने आप को बार बार, ये मुसलमान भाईचारे के तहत हम बहुत ज्यादा चीजों को हमने बैलेंस रखने की कोशिश की, पॉजिटिव रोल निभाने की कोशिश की है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? हमें अगर रीजनल पोस्चर भी हम देखें तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बैलेंस भी थी और असर्टिव भी थी। ये लोग जो कह रहे हैं कि जी हमें टेबल टॉक करनी चाहिए, तो अगर उन्होंने ये कश्मीर, अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट के हवाले से आज DGISPR ने स्टांस दिया है, तो इसको मेजर्ड डेटरेंस कहते हैं विद डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट। अच्छा, जब तक बात अंजा साहिबा सिक्योरिटी एहलकारों की है, हमारे पुलिस के एहलकारों की है, या दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले उन जांबाजों की है, 3200 की तादाद बड़ी अलार्मिंग बात है कि 3200 है पूरे सूबे के अंदर इनसे लड़ने के लिए। फिर कहां कहां पे पाक अफवाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहां कहां पे FC का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इदादो शुमार की बात की जाए तो 950 के करीब दहशतगर्द हैं जिन्हें जहन्नुम वासिल किया गया, लेकिन 576 वो लाशें भी हैं जो हमने उठाए हैं अपने जवानों के, अपने शहरियों के। तो उसके मद्दे मुकाबिल
वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद ना होना रियासत किस हद तक कहां पे नाकाम रही है? क्योंकि रियासत की तारीफ भी उन्होंने खुद ही की कि सूबाई हुकूमत भी आती है, वफाकी हुकूमत भी आती है, तो सूबाई हुकूमत किस हद तक नाकाम रही? देखिए, इसके अंदर डेफिनेटली एक चीज जो है ना, ये अब हमें देखना पड़ेगा कि जब भी टेररिज्म कहीं पे भी होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये आपकी वो गैप्स भी एक्सपोज करता है जो एक सिविलियन स्टेट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर डायरेक्ट डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉस्ट लेके आता है पाकिस्तान के लिए। आप बताएं, पहले कई सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इस दफा पूरी दुनिया के आगे एक बयानिया गया है, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक सतह पे जाके एक बात उन्होंने की है, रियासत की बात की है, प्रोग्रेस की बात की है, पीस की बात की है एट द एंड ऑफ द डे। तो पहली दफा ये हुआ है। तो अगेन डेफिनेटली के फेलियर जो है नेशनल एक्शन प्लान के इन्फोर्समेंट का था, इसी वजह से रिसर्जेंस हुई टेररिज्म में, केपी के अंदर इन पर्टिकुलर। सो सिक्योरिटी फोर्सेस तो जी एक्टिव रही हैं, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट लॉसेस, और जिस तरह आपने खुद मेंशन किया कि देखिए 3,500 पुलिस एहलकार या पैरामिलिट्री फोर्सेस मिला के भी अब ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पे एक्सपर्टीज जी ना सिर्फ हमें इंसर्जेंट अटैक्स के खिलाफ नहीं चाहिए, मगर हमें सिर्फ काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मेजर्स दोनों चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा आपको कैपेसिटी बिल्डिंग की भी जरूरत है। तो हम जो है ना जी, जंग सिर्फ इन खारजियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम एक सिस्टमैटिक पॉलिटिकल और गवर्नेंस गैप्स के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। बिकॉज़ अच्छा अंजा साहिबा, ये बताइए आप क्या समझती हैं कि इस मंजरनामे में अफगान हुकूमत जो है, जो अबूरी हुकूमत है, तालिबान उसमें भी मौजूद हैं, वो जो शरपसंद नासिर हैं वो टीटीपी हैं, लेकिन ज़ैली शाख कहा जाता है, एक वक्त में एक ही नज़रियात थे, एक ही सतह पे लड़ाई लड़ी जाती रही, वो चाहे अमेरिका के ख़िलाफ़ हो, चाहे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हो, फिर उसकी शाखें निकली और इधर के लोगों को उस पर राग़िब किया गया। उनको बारहा जब ये बावर करवाया जाता है कि ये अनासर आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, सेफ हेवन्स बनी हुई हैं, क्या वो जानिबदार हो के उसके ऊपर अमल नहीं करते, या उनके कंट्रोल के बाहर हैं, या सरफे नज़र सिर्फ इसलिए कर लिया जाता है कि माजी में ये साथ थे, अब इनके मुखालिफ होंगे तो फिर एक नई इनारकी हमारे लिए फैलेगी? देखें, जब भी आपके जिस्म के हिस्से में कहीं भी एक इन्फेक्शन फैलता है ना, और वो नासूर बन जाता है, तो आपके ही जिस्म का हिस्सा होता है, लेकिन उसको काट के फेंकना जरूरी होता है, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर। DGISPR का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक बहुत अहम सिग्नल था। इन्होंने खुद खुलकर तस्लीम किया है कि जो दहशत गर्दी का मसला है ना जी, ये पॉलिटिकल और गवर्नेंस का भी फेलियर है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक था, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी जरूर कहूंगी कि जो आपने भी पॉइंट रेज किया है, ये सिर्फ तशखीस काफी नहीं होती। अब जिस चीज की ज्यादा जरूरत है ना, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के विजिबल सबूत हमें चाहिए। सो अगर हम गल्फ से फाइनेंशियल सपोर्ट और चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, तो उनको सिर्फ ऑपरेशंस नहीं, स्टेबिलिटी के मेजरेबल इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास एक मौका है कि वो एक नेशनल एक्शन प्लान का एक स्कोर कार्ड डेवलप करे, लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बॉर्डर की कोऑर्डिनेशन के जरिए इंटरनेशनल पार्टनर्स को ये मैसेज दें कि हम सिर्फ लड़ भी रहे हैं, जो इंटरनल थ्रेट्स भी थे, आया वो अंदरूनी महाज जो है उसके ऊपर भी इस वक्त तैयारी करने की जरूरत है, और होल्स जो हमने माजी में छोड़े हैं अब उस पर ओवरकम करने की जरूरत है, अगर इसके ऊपर काबू पाना है।